हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था। चैप्टर इज मनी। मनी में हमने सबसे पहले बार्टर एक्सचेंज का मीनिंग पढ़ा, उसके बाद उसकी लिमिटेशंस, फिर हमने मनी का मीनिंग पढ़ा, मनी सप्लाई का मीनिंग पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। उसके कंपोनेंट्स में सबसे पहला जो मेजर ऑफ मनी सप्लाई का फर्स्ट कंपोनेंट था M1, वो हमने पूरा पढ़ लिया था। मनी सप्लाई का मतलब आपको बताया था कि मार्केट में जो मनी एक टाइम पे अवेलेबल है पब्लिक के पास, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। तो हमने जब मीनिंग पढ़ा, मनी सप्लाई रेफर्स टू मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज मनी सप्लाई। अब जब हमने पब्लिक की बात करी, वहां पे पब्लिक का मतलब था मनी यूजिंग सेक्टर, दैट इज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म। उसमें मनी क्रिएटिंग सेक्टर नहीं आता, यानी कि वो पैसा जो एक इंडिविजुअल के पास है या बिजनेस फर्म के पास है वो तो मनी सप्लाई में आएगा, पर जो पैसा बैंक्स के पास है या जो पैसा गवर्नमेंट के पास है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होता। अब हमने कहा है जो मनी सप्लाई में, आपने कहा सर हाउस होल्ड के पास जो पैसा है या इंडिविजुअल फर्म्स के पास जो पैसा है, इंडिविजुअल यानी एक पर्सन के पास या बिजनेस फर्म के पास जो पैसा है, वो कौन कौन सा पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा। भाई अगर मैं आप बात करूं इंडिविजुअल, आप सब इंडिविजुअल हैं, हमारे पेरेंट्स की कोई बिजनेस फर्म चल रही होगी या इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे होंगे, उनके पास जो फर्म में पैसा है वो भी मनी सप्लाई का पार्ट होगा। तो कौन सा पैसा मनी सप्लाई में आएगा और कौन सा पैसा नहीं आएगा, उसको कैलकुलेट करने के चार मेजर्स हैं, चार तरीके हैं। सबसे पहला M1 कंपोनेंट। M1 मेजर में जो था, मैंने आपको कहा था तीन तरह की मनी आती है, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, यानी कि वो सिक्के और वो नोट जो आप लोगों के पास अवेलेबल है, दैट इज करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, आप लोगों का पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, जो आप कभी भी निकाल सकते हैं। तीसरा अदर डिपॉजिट विद RBI, रिजर्व बैंक के पास जो पैसा पड़ा है। रिजर्व बैंक के पास जनरली किसका पैसा होता है, या तो गवर्नमेंट का पैसा होता है या दूसरे बैंकों का पैसा होता है, वो तो इंक्लूड करना नहीं सर मनी सप्लाई में। तो फिर कौन सा अदर डिपॉजिट। अब अदर डिपॉजिट में क्या आता है, अदर डिपॉजिट में आता है जो RBI के पास फॉरेन गवर्नमेंट का या फॉरेन बैंकों का पैसा पड़ा है, वर्ल्ड बैंक का पैसा पड़ा है, वो आ जाएगा M1 में। ठीक है, M1 को हम कौन सी वो बोलते थे, ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते थे। तो मैंने आपको कहा था 1 मार्क में आ सकता है व्हाट इज ट्रांजैक्शन मनी, M1, M2 और M3 और M4। तो M1 को हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड कंपोनेंट, दैट इज M2। M2 क्या है, देखो क्या लिखा है, M2 इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। कह रहे M1 के कंपैरिजन में M2 एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ब्रॉडर मींस जो M1 में आता है वो तो आएगा ही, उसके अलावा और भी कोई चीज इंक्लूड करने वाले, तभी वो उससे ब्रॉड होगा। देखिए क्या लिखा है, इन एडिशन टू M1 के साथ कुछ एडिशन हो रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी कि M1 के तीनों कंपोनेंट प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो पैसा पड़ा है वो भी इंक्लूड हो जाता है M1 में। इसका मतलब M2 में चार चीजें हो गई। कौन कौन सी चार चीज, नंबर 1 करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद RBI, ये तीनों तो M1 के हो गए, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आपको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में भी हम अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, पता है। एक नॉर्मल बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस, ये नॉर्मल पोस्ट ऑफिस नहीं आप कहें जो हमारे घर के आसपास में पोस्ट ऑफिस है, वो नहीं। आपके शहर में एक पोस्ट ऑफिस होता है, हेड, उसकी जो मेन हेड ऑफिस होता है, शहर का हेड ऑफिस, वहां पे अगर मेन पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहें, वहां पे आपका एक नॉर्मल बैंक अकाउंट खुल सकता है, जैसे एक सेविंग अकाउंट होता है। उसपे भी इंटरेस्ट मिलता है, उसपे भी सारी फैसिलिटी मिलती है आपको, बट उसमें चेक की फैसिलिटी नहीं मिलती।
उनका एटीएम नहीं होता, तो इसीलिए लोग उसको आजकल प्रेफर कम कर रहे हैं। बट अगर आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे तो क्या कहते हैं, अरे पोस्ट ऑफिस वाला खाता बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? उनका विश्वास है उस पे आप उनसे पूछेंगे तो वो शायद आप लोगों को बताएंगे भी कि भाई हमने तो अपने टाइम में एनएससी केवीपी करवा रखी थी, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको आज हम बैंक की लैंग्वेज में एफडी बोलते हैं, वो उसे एनएससी और केवीपी बोलते थे। अब उसमें क्या होता था, वो तो सिंपल सा फंडा रखते थे कि भैया 6 साल 6.5 साल या 7 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रखते थे कि 6, 6.5 या 7 साल में आप जितने पैसे जमा कराएंगे वो आपको डबल मिल जाएंगे। अब जैसे हम एफडी कराते हैं 7% 8% पे, वहां सीधा कह रहे थे इतने टाइम में डबल। तो वो क्या करते थे पहले पेरेंट्स, वो किसान विकास पत्र ही फॉलो करते थे। वहां पे पहले सेविंग अकाउंट खुलता है जैसे हमारा नॉर्मल बैंक में खुलता है, फिर हम सेविंग अकाउंट से पैसा एफडी में ट्रांसफर करते थे, वो ट्रांसफर करते थे केवीपी यानी किसान विकास पत्र या एनएसआईसी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, एनएससी। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। तो M2 एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। कैसे ब्रॉडर है? इसमें M1 आता है प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। क्लियर? आगे चलते हैं M3। M3 क्या है? दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1। ये भी M1 से ब्रॉडर है। क्यों M1 से ब्रॉडर है? देखो ये क्या लिखता है, इन एडिशन टू M1, इसमें भी M1 है प्लस इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेट टाइम डिपॉजिट। बेटा ध्यान से समझना, नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ। एक बार अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करूं, M1 में आता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, राइट, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, राइट। अगर हम बात करें M2 क्या है? M1 यानी कि ये सारे प्लस सेविंग डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, अब कह रहे M3। बेटा M3 देखना तो क्या कह रहे हैं, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। अब ध्यान से समझना फर्क क्या आ रहा है, आप इमेजिन करेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। इसमें क्या आया M2 में, M1 प्लस हमारा पैसा जो सेविंग पोस्ट ऑफिस में पड़ा है, हमारा पब्लिक का पैसा। ठीक है, अब M3 में क्या कह रहे हैं, ये यानी कि इसमें ये तो आई क्या कि हमारे पास जो कैश है, हमारा जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट पड़ा है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जो मेरे सेविंग अकाउंट में पड़ा है, जो मैं कभी भी डिमांड करके निकाल सकता हूं, मेरा सेविंग अकाउंट, मेरा करंट अकाउंट। पर मैं बैंक में एक चीज और कराता हूं जो मेरे सेविंग करंट से अलग होती है, दैट इज माय एफडी। उसको मैं क्या कभी भी निकाल सकता हूं? नो, उसकी एक मैच्योरिटी होती है। उसको इको की लैंग्वेज में बोलते हैं नेट टाइम डिपॉजिट, कि वो एक समय के लिए हो गया ना, 3 साल या 5 साल। तो यहां पे M1 ये सब आ गया प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, जो मैंने एक समय के लिए पैसा जमा कराया था वो भी इंक्लूड हो गया। इसका मतलब ये ब्रॉडर तो होगा ना इससे, क्योंकि यहां पे मेरी एफडी नहीं आई थी, यहां पे मेरा क्या आता है, जो मेरे पास कैश पड़ा है या मेरा जो सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, मेरी एफडी का पैसा तो इसमें इंक्लूड ही नहीं हुआ था। समझ आ गई बात? प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, और इसमें क्या आ गया, नेट टाइम डिपॉजिट भी आ गया। यानी कि ये पोस्ट ऑफिस की बात ही नहीं कर रहा, ये किसकी बात कर रहा है? आपके पास जो पैसा है कैश में, आपका डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस आपकी एफडी। और ये एफडी की बात नहीं कर रहा, ये आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की बात कर रहा है। समझ आया? सिर्फ एक छोटा सा फर्क। हाँ जी, इन दोनों में क्या फर्क है? ये पोस्ट ऑफिस की बात करता है, ये आपकी एफडी की बात करता है। क्लियर? आगे चलते हैं। M4, दिस मेजर इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू M3। देखो क्या लिखते हैं, कह रहे हैं M4 में क्या आएगा, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट प्लस
टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसका मतलब बेटा मनी सप्लाई के सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पे आने वाली है? M4 में। आप देखो M4 में क्या आया, मेरे पास जो कैश है उसको छोड़ो, मेरे पास जो कैश और कॉइन्स है प्लस मेरा जो पैसा मेरे डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में पड़ा है यानी कि सेविंग या करंट अकाउंट में, प्लस मेरी एफडी का पैसा भी आ गया, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आ गया, प्लस क्या है पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट है, टोटल डिपॉजिट में आपकी सेविंग भी आ सकती है और टोटल डिपॉजिट में आपका जो मैं आपको किसान विकास पत्र बता रहा था वो भी आ जाएंगे, यानी कि इसमें तो हमारा सारा ही पैसा आ गया जितना भी है हमारे पास। इसका मतलब M4 इज अ डिटेल कॉन्सेप्ट कवरिंग एवरी आइटम ऑफ डिपॉजिट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? याद हो जाएंगे बेटा। ये 1 मार्क के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं M2 M3 M4 में से कोई भी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपसे कह देंगे विच कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई इंक्लूड्स सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M1 M2 M3 M4 M2। पता है क्यों? क्योंकि इसमें सेविंग डिपॉजिट नहीं आ रहा, इसमें टोटल डिपॉजिट आ रहा है। मैंने क्या पूछा? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है। और अगर कोई ऐसा ऑप्शन दिया देखो M2 M3 M4 M2 एंड M4, तो M2 एंड M4 ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि M4 में टोटल डिपॉजिट आ रहा है और M2 में सेविंग डिपॉजिट आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। मैंने आपको कल भी बताया था ये कि इस टॉपिक में मेरे को आंसर तो पता है, ऑप्शन तो पता है क्या देने हैं, पर क्वेश्चन बनाना है। दूसरा क्वेश्चन जब मैं कोई फ्रेम करता हूं ना बीइंग अ टीचर, तो मुझे देखना पड़ता है यार ऑप्शन क्या रखूं जिससे बच्चे को कंफ्यूज कर सकूं। देखो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे तो कहते हैं ऐसे ऑप्शन रखो बच्चा कंफ्यूज है, ये है या ये है। एक टेक्निकल बात सोचनी है। जैसे अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। तीसरा ऑप्शन मेरे दिमाग में आता नहीं, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। तो ऐसा बनाना पड़ता है ना। वहां पे क्या होता है, बच्चे को पता है या तो स्टॉक है या फ्लो है, नीचे दो तो खत्म ही हो गया, क्योंकि नन ऑफ द अबव बोथ ऑफ द अबव आने का मतलब या तो दोनों में से एक या दोनों में से दोनों, ऐसा ऑप्शन तो होगा नहीं। ये तो बच्चे को भी पता है या तो स्टॉक है या फ्लो है। वहां पे बच्चे के पास 4 की बजाय 2 ऑप्शन है और यहां पे चारों में सोचना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसके हमें ऑप्शन पता है, हमें क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मनी सप्लाई, इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में से नंबर 1, the 4 measure of money supply represent different degree of liquidity, with M1 being most liquid and M4 being least liquid। कह रहे हैं लिक्विडिटी डिपेंड करती है इन M1 M2 M3 M4 पे, और सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है? M1, और सबसे कम लिक्विड कौन सा है? M4। लिक्विड का मतलब जो इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो जाए। कौन सा इमीडिएट कैश में कन्वर्ट हो जाए? M1, क्योंकि ये तो मेरी अपने पैसे जो हाथ में है मेरे, ये मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं जो कभी भी निकाल सकता हूँ ये आरबीआई को। यहाँ पे नीचे पोस्ट ऑफिस की बात आ गई, फिर एफडी की बात आ गई, और इसमें तो सब कुछ ही आ गया। तो इसलिए सबसे ज्यादा लिक्विड ये, सबसे कम लिक्विड ये। आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट। जनरली कौन सा मेथड यूज होता है? M3 इज वाइडली यूज्ड एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई। जनरली कौन सा यूज करते हैं हम? M3। याद रखना M3 is generally used as a measure of money supply and is known as aggregate monetary resources of the society। ये लो आपके पास एक क्वेश्चन, what is aggregate monetary resources of the society? M1 M2 M3 और M4। याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। M1 and M2 are generally known as narrow money supply concept। M1 और M2 नैरो हैं, and M3 and M4 are known as broader money supply concept। M3 M4 को हम broader मानते हैं क्योंकि उसमें चीजें बढ़ती चली जा रही है। क्लियर? M1 M2 नैरो, M3 and M4 broader। क्लियर? ये चैप्टर हमारा मनी का यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करना दैट इज बैंकिंग। हम उसका इंट्रो पढ़ेंगे सिर्फ आज। चलो
आप सबको पता है कि इंडिया में जो बैंक्स हैं वो दो तरह के बैंक होते हैं, एक तो कमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक। पहले हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक की और फिर हम नेक्स्ट जब कमर्शियल बैंक खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे सेंट्रल बैंक पे। पहले मुझे बताएं, आप सब जानते हैं कमर्शियल बैंक कौन से बैंक्स होते हैं? मीनिंग तो अभी आप ना बताएं तो ज्यादा अच्छा है, कुछ भी बताएंगे। एग्जाम्पल बता दें कमर्शियल बैंक का। बेटा कोई भी बैंक जो पब्लिक डीलिंग करता है वो आपके लिए कमर्शियल बैंक है, चाहे उसमें गवर्नमेंट बैंक हो चाहे उसमें प्राइवेट बैंक हो। इसका कंफ्यूजन मत रखना, कहीं सोचो कि गवर्नमेंट बैंक तो कमर्शियल होता है और प्राइवेट बैंक कमर्शियल नहीं होता। ऑल द बैंक्स विच आर डीलिंग विद पब्लिक इज द कमर्शियल बैंक। अच्छा एक बात बताएं, कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है? मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। वो तो ऑब्जेक्टिव हो गया। किस काम के लिए एग्जिस्ट करता है? क्या करता है बैंक? प्रॉफिट तो कमाना है उसमें, पर प्रॉफिट कमाने के लिए करता क्या है? सिर्फ लोन देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, सिर्फ आपसे पैसा डिपॉजिट नहीं लेता। बेटा आप चीजों को समझे, आपने कहा कि सर लोन देता है, मान लिया, इन्वेस्टमेंट करता है, मान लिया, पैसा के सारा अपनी जेब से देता रहता है बैंक? नहीं, क्या करता है? बैंक का सबसे मेन काम यही है कि आपसे पैसा लेगा, आगे लोन देगा और बीच में से पैसा कमा लेगा। बीच में बैंक बेसिकली अगर आप सोचे, बैंक इज अ कमीशन एजेंट। बैंक क्या काम कर रहा है? आपसे पैसे ले रहा है, आपको इंटरेस्ट दे रहा है 4%, 3%, आगे लोन पे चढ़ा रहा है 7%, 10%, बीच में मार्जिन अपना कमा रहा है। तो वो कौन करता है ऐसा काम? कमीशन एजेंट। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, वो रजिस्टर्ड है ना, तो इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट, जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है और उस डिपॉजिट से लोन ग्रांट कर रहा है, लोन दे रहा है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। समझ आ गई बात? यही इसकी डेफिनेशन है, पढ़े। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, granting loans and making investment with the motive of earning profits. Example SBI, HDFC, ICICI, etc. Clear? तो अगर हम बात करें, अभी आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि काम क्या है, मेन उसका फंक्शंस क्या है। दो तरह के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो आपने बताए वो सारे प्राइमरी फंक्शन, मेन फंक्शन बैंक का वही है, डिपॉजिट लेना और लोन देना। ठीक है, तो देखो नीचे क्या लिखते हैं, functions performed by commercial bank can be broadly categorized under two heads. Number 1 primary function and number 2 secondary function. Primary function, commercial banks perform two primary function. Primary function दो है, समझ रहे हो? मेन फंक्शन दो है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी फर्दर दो तरह के हैं और सेकेंडरी 6 तरह के हैं। ठीक है, अब जो प्राइमरी दो तरह के हैं उसको हम समझे। प्राइमरी दो है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स। चार्ट आ रहा है दिमाग में? चार्ट बन गया। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, दो फंक्शंस, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी फर्दर दो तरह के, कमर्शियल फर्दर 6 तरह के। समझ रहे? इमेजिनेशन को स्ट्रांग रखेंगे तो याद करना इजी हो जाता है, किसी भी चीज को, चैप्टर को होल्ड करना इजी हो जाता है। ठीक है, अपने दिमाग में चार्ट बनाया करो। अच्छा ये इसके पार्ट है तो ये इधर वाला डायग्राम बढ़ गया मेरा। आगे चलते हैं। मानस, सबसे पहला पॉइंट लिखा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है कि एक बैंक का काम क्या होता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। यानी कि कोई अगर उसके पास पैसे जमा कराने आ रहा है तो उन पैसों को अपने पास डिपॉजिट कर लेना। अब जो डिपॉजिट करता है बैंक, 3 तरह के डिपॉजिट लेता है आपसे। आप पैसा लेके गए बैंक में, आपने अपने सेविंग अकाउंट में जमा कराया, आपने अपने करंट अकाउंट में जमा कराया, या आपने अपने एफडी अकाउंट में जमा कराया। समझ आ गई बात? अब जो वो डिपॉजिट ले रहा है, 3 तरीके के डिपॉजिट हैं, उन तीनों का मीनिंग समझा रहा हूं आपको। रीड आप खुद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, ध्यान से समझेंगे। अगर कोई बैंक में आप अपना करंट अकाउंट में डिपॉजिट दे रहे हैं, करंट अकाउंट होते क्या है? वो अकाउंट जो एक बिजनेसमैन खुलवा सकता है
इंडिविजुअल के लिए नहीं खुलता। इंडिविजुअल का जो अकाउंट होता है दैट विल बी द सेविंग अकाउंट। आपका कौन सा अकाउंट खुलता है? सेविंग अकाउंट। बिजनेसमैन अगर बिजनेस के लिए खुलवा रहा है तो वो कौन सा अकाउंट होता है? करंट अकाउंट। अगर वो अपना पर्सनल अकाउंट खुलवा रहा है बिजनेसमैन तो उसका पर्सनल अकाउंट होगा दैट विल बी सेविंग ओनली। पर वो बिजनेस के नाम से खुलेगा तो वो क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट। दोनों अकाउंट में सर फर्क क्या है? ध्यान से सुनना। सेविंग अकाउंट हाउस होल्ड खुलवाता है, पहला डिफरेंस, और करंट अकाउंट बिजनेस फर्म। सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपने जो पैसा जमा कराया उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, पर करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि आपको सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। क्या देना पड़ता है? सर्विस चार्जेस। ठीक है। सेविंग अकाउंट में आप जो है ट्रांजैक्शन लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन में। करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करो। यही रीजन है कि बिजनेसमैन हमेशा करंट अकाउंट खुलवाता है, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शन कितनी होनी है एक दिन में उसको भी नहीं पता। सेविंग अकाउंट में अमाउंट कि कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी उस पे भी लिमिट है। करंट अकाउंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, इसीलिए बिजनेसमैन हमेशा कौन सा अकाउंट खुलवाता है? करंट अकाउंट खुलवाता है। ठीक है। चेक की फैसिलिटी दोनों अकाउंटों में मिलती है आपको। चेक की जो फैसिलिटी है दोनों अकाउंट में मिलती है, सेविंग अकाउंट में भी और करंट अकाउंट में भी। समझ आ गई बात? इंटरेस्ट किस में मिलेगा? सेविंग अकाउंट में मिलेगा, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, रादर यू हैव टू पे सर्विस चार्जेस। ठीक है। अब बात करते हैं एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। वो क्या होता है? इसमें जो पैसा है वो जनरली एक फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट हो जाता है, और पैसा जो एक बार जमा हो गया वो उस टाइम पीरियड से पहले विड्रॉ नहीं हो सकता। भाई 3 साल के लिए अगर ये 5 साल के लिए आपने कराई, उससे पहले आप पैसा नहीं निकालेंगे, वो फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट हो गया। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सबसे हाई होता है, हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इसमें। सेविंग में लगभग 3 से 4% रहता है। मैं आपको जनरली बता रहा हूं, वहां पे लिख के मत आना बुक में क्योंकि कोई परसेंटेज मेंशन नहीं है। क्यों नहीं मेंशन है? क्योंकि ये चेंज होता है। सेविंग में 3 से 4% है, करंट में 0 होता है, करंट अकाउंट में। एफडी में अभी भी 7-7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी अकाउंट में मिलता है, सेविंग में उससे कम, और करंट में तो सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है। आप देखो बेटा, कोई भी चीज जैसे याद कर रहे हैं इसे, तो कंपेयर करके करेंगे तो इजी हो जाएगा। मान लो ये एक एक्स एक्सिस जैसे आप बोलते हैं मैथ्स में, किसमें सबसे ज्यादा? एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग में ये 0 आ गया, सर्विस चार्जेस देखो सेविंग एफडी, सेविंग, और उसके बाद करंट अकाउंट में नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं, मिलता तो कुछ नहीं। दिमाग में जितना ज्यादा ग्राफ्स रहेंगे आप दिमाग में उतनी जल्दी चीजों को रिटेन कर सकते हैं। ठीक है। और हमने अभी बिजनेस में भी पढ़ा है कि कोई भी काम प्लान करे तो उसके लिए एक अच्छी इमेजिनेशन चाहिए आपको, तो याद रखना है चीजों को, इमेजिन करके पढ़ो, दिमाग में होल्ड रहेंगी। ठीक है। आगे चलते हैं। आपको मैंने तीनों के बारे में बता दिया, सेविंग, करंट और एफडी अकाउंट। अब आपका ये जो टॉपिक है आप इस टॉपिक को गो थ्रू कर लेंगे। जो दूसरा प्राइमरी फंक्शन है एडवांसिंग ऑफ लोन वो हम कल करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिलहाल बाय बाय।